जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पैगाम ग्लोबल स्टडीज पर। मैं हूं सुभाष यादव। आज हम लोग दक्षिण भारतीय साहित्य, जिसे संगम साहित्य भी कहा जाता है, पर चर्चा करते हैं। जो विशेषकर देखा जाए पीजीटी, टीजीटी, जेआरएफ और जो विभिन्न राज्यों की लोक सेवा आयोग परीक्षाएं लेते हैं, उनके सिलेबस में भी ये है। आप यूपी पीसीएस देख लीजिए, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस या एमपी या राजस्थान, कहीं भी देखिए, ये संगम साहित्य दिया है। और अक्सर लोग संगम साहित्य में जो प्रश्न आता है गलत कर देते हैं, क्योंकि नाम बहुत टिपिकल है। तो इससे आप टेंशन ना लीजिए, नाम एकदम यही मैं रटा देता हूँ आपको, डोंट वरी, मैं हूं ना। देखिए, दक्षिण भारतीय साहित्य। साथियों, दक्षिण भारत के इतिहास का प्रारंभिक साहित्य संगम साहित्य। संगम का तात्पर्य क्या है? सभा, मिलन, गोष्ठी। अरे यार, प्रयागराज में जैसे आप संगम में स्नान करते हैं जाकर, क्या है? गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती तीनों जहां मिली संगम हो गया। वैसे यहां पर क्या है? ये देखिए, हल्का सा मैं दे दिया हूं, यहां पर खुद बनाया हूं। दरअसल ये दक्षिण भारत का एकदम दक्षिणी भाग का मैप है। इसमें देखिए, पांड्य राज्य है, चोल राज्य है, चेर राज्य। तो ये जो पांड्य राज्य आखिरी में है, पांड्य राज्य की राजधानी क्या है? मदुरा। 197 पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ था। ये उल्लेख मिलता है इरेनार अगप्पो रूल की रचना भाष्य में, जो 8वीं शताब्दी। क्लियर? अब आगे देखें साहब, तो ये संगम अभी क्लियर हो गया ना, पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ। लेकिन इसमें भाग किन किन राज्यों के राजाओं ने लिया है? तो साथियों, संगम साहित्य में 3 राज्यों, कौन कौन? देखिए, ये है चेर, चोल और पांड्य राज्यों के विद्वानों ने भाग लिया था। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चेर राजाओं के बारे में वर्णन है। किसके बारे में? चेर राजाओं के बारे में वर्णन है। ये बात अलग है कि ये पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा चेर राजाओं का वर्णन है, क्योंकि चेर राज्य के अधिकतर विद्वान आए और उन्होंने अपने राज्य का गुणगान किया है, अपने साहित्य में उन सब चीजों को लिखा है। क्लियर? अब ये जो देखिए संगम दिया गया है, स्थान अध्यक्ष विशेष, तो ये आप भाई साहब जरा सा इसको आपको रटना पड़ेगा। थोड़ी हम तो रटा ही रहे हैं, लेकिन रटना पड़ेगा। आप पेपर उठाकर देखिएगा, लगभग पूछा ही इनसे प्रश्न जाता है। ठीक है? संगम में प्रथम संगम, संगम का मतलब सम्मेलन, ये कहाँ हुआ था? पांड्य राज्य की राजधानी मदुरा में हुआ था, जिसे कहीं कहीं मदुरै भी लिखा रहता है। इसकी अध्यक्षता ऋषि अगस्त ने किया था। ऐसा माना जाता है कि पांड्य राजाओं ने उत्तर भारत के प्रकांड विद्वान ऋषि अगस्त को आमंत्रित किया था कि आप आए और इस सम्मेलन की अध्यक्षता करके मार्गदर्शन करें। ऋषि अगस्त अपने शिष्यों के साथ उत्तर भारत से दक्षिण भारत गए। अब देखिए, कपोल कल्पना भी हो सकती है। ये लिखा है तमिल साहित्य में कि जब ये जा रहे थे तो अरावली पहाड़ी तो ऊंची थी, तो इनके स्वागत के लिए वो झुक गई ऐसे कि ऋषि पर आप चले जाइए। अच्छा, ऋषि अगस्त अपने शिष्यों के साथ चले गए। अब उस बेचारी को लगा कि आशीर्वाद देंगे तब मैं खड़ी हूं, तब से वो खड़ी नहीं हुई, अभी भी झुकी हुई इंतजार कर रही है, और ऋषि अगस्त लौटे ही नहीं। ऐसे होता, देखिए, आपका रूम पार्टनर हो जो घुमक्कड़ टाइप होता है, आप पढ़ रहे हैं, कोई उसका दोस्त आया, नॉक किया दरवाजा, कहा कि फला कहाँ गए हैं, तो आप क्या कहते हैं? अगस्त परिक्रमा पर गए। अगस्त परिक्रमा माने कब आएंगे पता ही नहीं है, घुमक्कड़ है एक नंबर की। क्लियर? खैर, यहां देखिए, तो प्रथम संगम पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै में हुआ था, जिसे मदुरा भी कहा गया है। ऋषि अगस्त ने इसकी अध्यक्षता की थी। विशेष तथ्य क्या है? उत्तर भारत की संस्कृति को दक्षिण भारत में प्रचारित प्रसारित करने का कार्य किसने किया? ऋषि अगस्त ने किया। अगला देखिए, द्वितीय संगम। यहीं पर पांड्य राज्य में देखिए, यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है कपाटपुरम। ये जो है,
जिसे अलय भी कहा गया है। तो पांड्य राज्य में ही एक नगर था कपाटपुरम या अलय, जहां द्वितीय संगम का आयोजन हुआ था। इस संगम की अध्यक्षता जिसने किया था उसका नाम था तोललक्का पिपियर। ध्यान रखिएगा, तोललक्का पिपियर। और इनकी रचना का नाम है तोललक्का पिपियम, जो तमिल व्याकरण पर लिखी गई प्राचीनतम पुस्तक है। इसको रट लीजिएगा, परीक्षा में पूछी जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन तोललक्का पिपियर की रचना है? तो तोललक्का पिपियर की रचना क्या है? तोललक्का पिपियम, जो तमिल व्याकरण से संबंधित पुस्तक है। क्लियर? अगला देखें, तृतीय संगम उत्तरी मदुरै में, मतलब पांड्य राज्य की राजधानी मदुरा जो है या मदुरै, इसके उत्तर के भाग, मतलब ऊपर के भाग, देखिए ऊपर क्या है मैप में, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो उत्तरी मदुरै में हुआ था। इसके कुछ साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध हैं, जैसे देखें एत्तुतोक्कै। क्या है? एत्तुतोक्कै, मतलब अष्टपद्यावली, 8 पद्य दिए गए हैं। पदितुपत्तु, पदितुपत्तु 10 कविताएं हैं। पदिनेक लक लवकु, पदिनेक लड़वक, पदिनेक लक लवकु। ठीक है, हंसिए मत यार। पदिनेक लक वड़कु, अष्टाक्षर लघु उपदेश गीत इसमें दिए गए। आगे तो अपने बच्चे बैठे हंस रहे हैं, तो बढ़िया रहे। खैर, ये है। और तृतीय संगम के 3 महाकाव्य, वैसे तो महाकाव्य 5 हैं। शिल्पपदिकारम, मणिमेखला, जीवक चिंतामणि, वलयपाली, कुंडल के। लेकिन 3 जो उपलब्ध हैं, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित आगे हम चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन है? शिल्पपदिकारम, मणिमेखला और जीवक चिंतामणि। दोस्तों स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, इसका ले लीजिएगा, इसको तो याद कर लीजिएगा। अब आगे यहाँ पर देखिए जरा, जो 5 तमिल महाकाव्यों की बात मैंने किया है, जो कि तीसरे संगम की है। और तीसरा संगम आप जानते ही हैं कि जो तीसरा संगम हुआ था उसमें जो भी ग्रंथ लिखे गए वही अब उपलब्ध है। तो 3 महाकाव्यों की विशेषकर बात मैं कर रहा हूं। पहला देखिए शिल्पपदिकारम। शिल्पपदिकारम जो है, दरअसल इसके लेखक इलंगो अदिगल हैं। इसके लेखक कौन है? इलंगो अदिगल। और इसमें नायक का नाम है कोवलन। इसकी नायिका यानी हीरोइन जो है उसका नाम है कर्डक। साइड हीरोइन यानी सहनायिका का नाम है माधवी। और इसमें खलनायक जो है वो पांड्य राज्य के शासक नेंदुजेलियन को खलनायक बनाया गया है इस महाकाव्य में। दरअसल घटना कुछ इस तरह से है। पुहार यानी कावेरी पट्टम जिसे कहते हैं, का एक प्रसिद्ध धनी व्यापारी था। उसके बेटे का नाम था कोवलन, और उसका विवाह जिस ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत महिला के साथ हुआ था उसका नाम था कर्णक। इनका जीवन शुरुआती ठीक ठाक गुजरा। व्यापारी की मृत्यु हो गई, और जब आप पैसा खुद कमाए हैं तब उसका महत्व जानते हैं, और वैसे को तो वैसे उड़ाया जाता है। यानी इसका पिता जो पुहार यानी कावेरी पट्टम का सबसे धनी व्यापारी था, अब पूरी की पूरी संपत्ति इसको मिल गई। अब ये कम वक्त क्या किया, एक नर्तकी थी जिसका नाम था माधवी, उसके कोठे पर जाने लगा और सारा का सारा धन उसको लुटा दिया, यहां तक कि मकान भी बेच दिया। बाद में अपनी पत्नी के जेवर यानी कर्णक के जेवर भी उसको दे दिए। तो पत्नी ने इसके क्या किया था, कर्णक ने अपनी एक पायल बेचारी किसी प्रकार से छुपा कर रख ली थी, ये नहीं जान पाया। अच्छा, जब ये उसके कोठे पर जाता है यानी नर्तकी माधवी की, तो सभी लोग कुछ ना कुछ उसको दे रहे हैं, ये भाई डांस कर रही उसकी अदाओं पर, या लो पैसा या। लेकिन ये चुपचाप बैठा है। तो उसने कहा, अरे क्या बात है, आज कुछ नहीं दे रहे हो। तो इसने बहुत ही अनमने मन से कहा दुखी होकर, मेरे पास जो भी संपत्ति थी वो सब मैंने तुम्हें दे दी।
मेरे पास सब कुछ नहीं बचा। तो उसने कहा जब तेरे पास कुछ नहीं बचा तो यहाँ क्यों आया? तुरंत जो उसके नौकर थे उसने कहा इसको धक्का मार के फेंक दो बाहर। अब ये बात अलग है कि जब धनाढ़ था उसके यहाँ जाता तो उससे शारीरिक संबंध भी इसका स्थापित हो गया था, यानी कोवलन का शारीरिक संबंध माधवी के साथ, और उससे एक बच्ची भी पैदा होती जो आगे आपको बता रहे हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, यानी कोवलन और कर्णक पति पत्नी अब बहुत गरीब हैं, तो पत्नी कर्णक ने कहा कि देखो यहाँ सभी लोग तुम्हें जानते हैं पुहार यानी कावेरी पट्टम में, क्योंकि तुम्हारे पिता बहुत रईस थे, अतः हम ये राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में वहां आप कोई व्यवसाय करिए। ये लोग वहां से पांड्य राज्य पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? पांड्य राज्य। ठीक है, पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै थी, यानी मदुरा। तो ये लोग एक मकान किराए पर लेते हैं और इसके बाद सोचते हैं कि कैसे क्या व्यवसाय करें। तो पत्नी कर्णक की कहती है कि देखो एक पायल मैंने छुपा कर अपनी रखी थी, यही ले जाकर बेचो, इससे जो धनराशि मिलेगी उसी से व्यवसाय शुरू करो। क्योंकि देखो इस महाकाव्य का नाम है शिल्पपदिकारम। शिल्पपदिकारम किस शब्द से बना? शिलाम। शिलाम माने नूपुर, नूपुर की कहानी यानी पायल की कहानी इसमें। अब क्योंकि ये बहुत धनी व्यापारी की बहू थी कड़क, तो पायल तो बहुत खूबसूरत थी। ये राज जौहरी के पास भूल से बेचारा लेकर चला जाता है पायल बेचने कोवलन। अब इसको नहीं पता था कि ये राज जौहरी का मकान है, भाई नया नया वहां गया था। उधर घटना ये हुई, पांड्य राज्य के शासक नेंदुजेलियन की पट रानी माने जो मुख्य रानी थी उसकी एक पायल चोरी हो गई, और वो पायल जो चोरी हुई थी दरअसल उसे चुराया था इसी राज जौहरी ने, क्योंकि पटरानी को बहुत सारे आभूषण दिखा रहा था। उन्होंने अपने पैर की पायल निकालकर जब दूसरी नाप रही थी तो इसे धीरे से जेब में रख दिया, और जब राजा को पता चला तो उसने कहा जिसने भी चोरी किया है उसे कठोर दंड मिलेगा। अब राज जौहरी परेशान, और इधर कोवलन अपनी पत्नी कड़क का पायल वहां बेचने लेकर गया, और दुर्भाग्य इसका बेचारे का देखिए, इस पायल की डिजाइन और जो राजा नेंदुजेलियन की पटरानी की पायल खोई थी उसकी डिजाइन सेम, दोनों पायल एकदम सेम डिजाइन। राज जौहरी ने जैसे देखा उसकी आंखों में चमक आ गया, उसको लगा अरे मेरे गले का फंदा भी इसके गले में पड़ जाएगा। तुरंत उसने सैनिकों को इतला दिया कि देखिए चोर ये पायल बेचने लाया। अब कोवलन को पकड़कर राजा नेंदुजेलियन के सामने ले जाया गया। नेंदुजेलियन ने कोवलन की बिना कुछ बात सुने कहा इसे फांसी पर लटका दो। कोवलन मार दिया गया। जब इस बात की जानकारी उसकी पत्नी कड़क को हुई तो वो राज दरबार में पहुंचती है और कहती है कि महाराज आपकी पत्नी का दूसरा पायल भी मिल गया। नेंदुजेलियन ने कहा हाँ बोलो। कहा कि वो मेरी पायल थी, अगर वो दूसरी पायल जो थी आपकी पत्नी की थी, ये तीसरी पायल कहां से आई? तुरंत उसने क्या किया, जो हाथ में पायल रखी थी राजा के सामने फेंक दिया। जब देखा गया दोनों की डिजाइन सेम थी। अब शासक नेंदुजेलियन इतना ज्यादा दुखी हो गया, इस महाकाव्य में लिखा गया है बहुत दुखी हो गया, उसके अंदर वैराग्य आने लगा, अंततः उसने प्राण त्याग दिया। यही इसकी भैया कहानी हुई है। ठीक है, और इसमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी क्यों है? क्योंकि जो उसकी रखैल यानी वो नर्तकी माधवी थी, जब उसे पता चला कि कोवलन के साथ ऐसा ऐसा बुरा हुआ, इसको आत्मग्लानि हुई कि मैंने उसकी सारी संपत्ति ले ली, उसे बेइज्जत करके भेज दिया था, जबकि अकेले आए हैं अकेले ही जाएंगे चिता पर, कुछ साथ नहीं जाएगा। अतः वह बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। यानी कुल मिलाकर परीक्षा में जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मात्र थोड़ी सा है कि शिल्पपदिकारम के नायक का नाम है क्या? कोवलन है। ये प्रश्न पीसीएस प्री में आ चुका है कि तमिल महाकाव्य शिल्पपदिकारम में उल्लिखित कर्णक की है एक कंकड़, बी नायिका, सी कंगन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन है नायिका? ठीक,
ऐसे देखिए, इनकी कहानी नहीं बताना, खाली सुन लीजिए, बहुत सारी है। दूसरा महाकाव्य है मणिमेखले। मणिमेखले के लेखक कौन है देखिए, सीततलय सततनार, रट लीजिएगा, सीततलय सततनार। इसके लेखक कौन थे, इलंगो अधिगल। क्लियर है। तो इसमें देखा जाए मणिमेखले में कोलन और माधवी से जो संतान उत्पन्न होती है उसका नाम मणिमेखले है। और मणिमेखले पर जब ये युवा होती है तो राजकुमार उदयन इस पर बुरी तरह आसक्त हो जाता है। अतः यह अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपनी माँ माधवी के पास जाती है और उसकी सलाह पर बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। यानी कुल मिलाकर मणिमेखला जिसके लेखक सीततलय सततनार हैं, यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तीसरा महाकाव्य जीवक चिंतामणि, जिसके लेखक है तिरुततक्क देवर। क्या है, तिरुततक्क देवर। इसमें एक राजा के बेटे जीवक की कहानी दी गई है और आगे दिया गया है कि वह साम्राज्य विस्तार नीति के तहत बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है, लेकिन उसे बाद में तीव्र ज्वर हो जाता, बुखार, मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है। किसी प्रकार बचता है तो उसके अंदर वैराग्य आ जाता है। लगता है कि लाइफ क्या है, लाइफ इज ए बबल ऑफ वाटर, मतलब जीवन पानी के बुलबुले की तरह कब फूट जाए पता नहीं। अतः इसके अंदर भी वैराग्य आ जाता है और ये जैन धर्म स्वीकार कर लेता है। मात्र ये है। और हाँ, ये जो तीन महाकाव्य मैंने यहाँ लिखा, शिल्प अपजकारम मणिमेखला जीवक चिंतामणि, दो और हैं, वलयपली और कुंडल केस, जो कि वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ये पांचों महाकाव्यों की जानकारी इड़यनार गप्पो रूल की रचना भाषी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।